हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे स्प्लीन के डिसीजेस पढ़ेंगे। स्प्लीन में हम लोग दो डिसीजेस मेनली पढ़ने वाले हैं। पहला जो आपकी स्प्लेनिक इंजुरी के रिगार्डिंग होगा और दूसरा टॉपिक होगा हमारा स्प्लेनोमेगाली। ठीक है, स्प्लेनोमेगाली। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं उसमें एक तो स्प्लीन रप्चर हो सकता है या फिर स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। अब स्प्लीनोमेगाली के डिफरेंट कॉजेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्प्लीन की एक बेसिक एनाटॉमी जो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके होते हैं तो उसको एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखो, आपकी स्प्लीन आपकी लिम्फेटिक सिस्टम और आपकी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि जो आपका वेन के अलावा दूसरा एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसे हम लोग यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। वो एक पार्ट होता है जिसमें आपकी स्प्लीन इन्वॉल्व है और वो आपकी लार्जेस्ट पार्ट होता है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, तो इट इज एन पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली आपकी लिम्फेटिक सिस्टम आपकी इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। तो सेम उसी तरह से आपका स्प्लीन भी आपके लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आईजीएम नाम की एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, उसके बाद में टफ्टिन नाम का बनेगा एंटीबॉडी। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ऑप्सोनिन। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रॉपरडिन और इंटरफेरॉन। ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंस आपकी स्प्लीन के साथ या फिर आपके स्प्लीन से यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? यहाँ पे आपकी जो आरबीसीज है बचपन में, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में बेसिकली आपके आरबीसीज का प्रोडक्शन भी यहाँ पर होता है, लेकिन अगर अडल्ट लाइफ देखोगे तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मतलब जो ओल्ड आरबीसी है, एजेड आरबीसी है, उनका डिस्ट्रक्शन या फिर डिफेक्टिव आरबीसी है उनका डिस्ट्रक्शन करने का काम आपकी स्प्लीन करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके स्प्लीन के बारे में? जो आपकी प्लेटलेट होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स होती है, उनका ये स्टोर हाउस होता है। अगर पेशेंट की स्प्लीनोमेगाली हो गई है तो स्प्लीनोमेगाली के पीछे के रीजन बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट में स्प्लीनोमेगाली अगर कोई ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से होती है तो वहां पे आपकी प्लेटलेट का स्टोरेज कम और डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट का एक पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होना, उसके लिए भी आपकी स्प्लीन जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो बेसिक आपका स्प्लीन जो होता है एक फिश शेप ऑर्गन होता है। ठीक है, इट इज एन फिश शेप यानी कि आपकी मुट्ठी के आकार का, जैसे आप यहाँ पे मुट्ठी बांधते हो, आपके हैंड पूरा टाइट करके फिंगर्स इन्वर्ट करके जैसे मुट्ठी बांधते हो, सेम इसी शेप का इसी साइज का आपका ये ऑर्गन होता है जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन के बहुत सारे वैसे फंक्शन है, जैसे कि आपका इम्यूनिटी का फंक्शन है, आपके आरबीसी को डिस्टर्ब करने का फंक्शन है, उसके बाद में आपके प्लेटलेट को भी यहाँ पर स्टोर रखने का फंक्शन है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में भी ये हेल्प करती है, यानी कि आपके ब्लड को फिल्टर करने में, जैसे कि आपका कोई मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो भी इसको यहाँ पे डिस्टर्ब करने की फिल्टर करने की यहाँ पर इसमें कैपेसिटी होती है। तो बेसिकली आपका स्प्लीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब मान लो इस चीज यहाँ पे स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली हो गई तो बेसिकली आपके जो पूरे फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें कभी कभी स्प्लीन निकालने की भी जरूरत पड़ती है। अब स्प्लीन निकालने के बाद आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्लोली काम करेगी, उसके बाद में कुछ जो अपॉर्चुनिटी डिसीज होते हैं उससे भी हम लोग फाइट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी का पार्ट बहुत अच्छी तरह से आपका स्प्लीन निभा रहा है। लेकिन कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं, आपको कुछ ड्रग्स या फिर जैसे कि आप स्टेरॉइड लेते हो तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोल में रह जाते हैं। लेकिन अगर आपकी स्प्लीन में कहीं इंजुरी होती है तो आपको क्या करना चाहिए? अब ये इंजुरी किस तरह से हो सकती है? ठीक है, जिसे हम लोग स्प्लेनिक रप्चर या फिर स्प्लेनिक इंजुरी कहते हैं, वो कितने टाइप की हो सकती है, उसका क्या नेचर हो सकता है, उसके बाद में आपको क्या पेशेंट में फील जो आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं और आपको इसको कैसे मैनेज करना, ये सारी चीजें हम लोग आज के स्प्लेनिक रप्चर या फिर स्प्लेनिक इंजुरी ये लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको स्प्लीन का एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एनाटॉमी पता होनी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे पेशेंट में डील कर सकोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर मान लो कि एक नॉर्मल स्प्लीन वाला बंदा या फिर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसमें यहाँ पर कोई तो हिस्ट्री है जिसकी वजह से उसका स्प्लीन रप्चर हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? पहला तो हम लोग यहाँ पे स्प्लीन रप्चर होने के रीजंस को देखेंगे। तो स्प्लीन कैन बी रप्चर्ड एज ट्रॉमा।
ठीक है। तो स्प्लीन का रप्चर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, जैसे कि आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट देखते हो। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मतलब आपके आरटीए में अगर आपके एब्डोमिनल रीजन में कोई ट्रॉमा हो गया, वो ब्लड ट्रॉमा हो सकता है, शार्प ट्रॉमा हो सकता है, अगर उसकी वजह से यहाँ पे स्प्लीन में रप्चर हुआ है तो उसे कैसे मैनेज करना, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो बेसिक पहला है आपका ट्रॉमा, इसकी वजह से आपका स्प्लीन रप्चर हो सकता है। वो नॉर्मल स्प्लीन भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसमें नॉर्मल स्प्लीन है लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो रप्चर हुआ है, या फिर कभी कभी ऐसा पेशेंट जिसमें ऑलरेडी स्प्लीनोमेगाली है उसको ट्रॉमा होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग डिसीज स्प्लीन कहते हैं। तो एक तो ये ट्रॉमा आपकी नॉर्मल स्प्लीन में भी हो सकता है या फिर डिसीज स्प्लीन में, यानी कि आपका ऑलरेडी स्प्लीनोमेगाली किसी वजह से उसमें अगर ट्रॉमा होगा तो भी स्प्लीन रप्चर होने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अट्रॉमेटिक रप्चर। अब ये जो अट्रॉमेटिक रप्चर है, अब बेसिकली अगर पेशेंट में कोई ट्रॉमा नहीं हुआ तो उसके रप्चर होने के चांसेस क्यों बढ़ेंगे, अगर पेशेंट की स्प्लीन ऑलरेडी डिसीज्ड है तो, ठीक है। डिसीज्ड यानी अगर पेशेंट में कोई कॉज ऐसा है, जैसे कि आप कॉमन देखते हो मलेरिया में, मलेरिया के पेशेंट में आपको ग्रॉस स्प्लीनोमेगाली दिख सकती है। तो जो मलेरिया के पेशेंट होंगे या फिर कुछ ऑटोइम्यून डिसीज जैसे आपका आईटीपी होता है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे पेशेंट में आपको स्प्लीनोमेगाली मिलती है, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली मिलती है। तो ये जो स्प्लीनोमेगाली है अगर पेशेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसमें अट्रॉमेटिक रप्चर भी होने के चांसेस होते हैं। अट्रॉमेटिक मतलब उसमें कोई ट्रॉमा अगर नहीं भी हुआ तो भी ये रप्चर हो सकती है, ठीक है। उसमें आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी आता है, कुछ और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी आते हैं, कैंसर आता है, ठीक है। सारे डिसीजेस में हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं डिसीज स्प्लीन, यानी कि ऑलरेडी वहीं पे कहीं पैथोलॉजी है, उसमें अट्रॉमेटिक रप्चर होना बिना किसी ट्रॉमा की, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ नॉर्मल स्प्लीन, ठीक है। तो जो स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है, जैसे मैंने बताया कि आपकी ऑटोइम्यून जो स्प्लीन होती है, यानी कि ऑटोइम्यून डिसीज में जो स्प्लीन प्रेजेंट होती है वो अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो वहां पे उसमें स्पॉन्टेनियस रप्चर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 कॉजेस से आपकी स्प्लीन रप्चर हो सकती है। पहला है आपका ट्रॉमा टू द नॉर्मल स्प्लीन और ट्रॉमा टू द डिसीज स्प्लीन। नेक्स्ट है आपका अट्रॉमेटिक रप्चर, जहां पे कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा है लेकिन स्प्लीन पेशेंट की ऑलरेडी डिसीज्ड है इसीलिए रप्चर हो रहा है। और स्पॉन्टेनियस रप्चर भी आपको देखने को मिल सकता है जो ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं या फिर जिसमें ऑलरेडी स्प्लीनोमेगाली है, ठीक है। ये तीनों आपको फैक्टर नजर आते हैं। अब मेनली जो कॉजेस होते हैं ना उसको हम लोग यहाँ पर क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं। पहला जैसे मैंने बताया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्लीन रप्चर, ठीक है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको स्प्लेनिक रप्चर मिलेगा अगर पेशेंट में ब्लंट ट्रॉमा, शार्प ट्रॉमा कहीं पे भी हुआ आपके एब्डोमिनल रीजन पे, वहां पे स्प्लीन रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अदर ब्लंट इंजुरी और पेनिट्रेटिंग और स्टैब इंजुरी आल्सो प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पे आरटीए कॉज हुआ। नेक्स्ट है आपकी कोई ब्लंट इंजुरी होती है, अगर पेशेंट चलते चलते मान लो अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है उसमें किसी और रीजन से गिरीनेस हो गया और वो यहाँ पे आपके एब्डोमिनल के बल पे गिर गया तो भी ये ब्लड ट्रॉमा हो सकता है। पेनिट्रेटिंग और स्टैब इंजुरी, अब कोई पेशेंट में जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई मर्डर का केस देखते हैं, ठीक है, तो उस समय पे कोई ऐसी शार्प इंजुरी जो कि आप नाइफ यूज करो या फिर और कोई शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करो और डायरेक्टली अगर पेनिट्रेट होगा और आपकी स्प्लीन को यहाँ पर ट्रॉमा करेगा तो भी आपकी स्प्लीन रप्चर हो सकती है। तो ये 3 मेन कॉज हो गए आपके। नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट लोअर रिब्स, ठीक है। तो जो लोअर रिब्स है जैसे कि आपके 9 से लेके आपके 12th रिब तक जो आपकी लोअर रिब्स है उसमें अगर कोई फ्रैक्चर होता है क्योंकि आपकी स्प्लीन भी वहीं पे प्रेजेंट है, तो जैसे कि आपका जो स्टमक का पार्ट होता है उसके पोस्टीरियर साइड पे आपकी स्प्लीन प्रेजेंट होती है, अगर आपकी जो लोअर रिब्स है वो अगर फ्रैक्चर होती है तो ये स्प्लीन को भी रप्चर कर सकती है, ठीक है। हीमोथोरैक्स एक कॉज हो सकता है, अगर पेशेंट में लेफ्ट हीमोथोरैक्स है तो भी आपकी स्प्लीन रप्चर होने के चांसेस है। इंजुरी टू द लीवर, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास ये सारे पूरे कनेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, बराबर। अगर लीवर में कोई इंजुरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो चुका है तो उसका कहीं ना कहीं असर आपकी स्प्लीन पे आता है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंसिव स्प्लीन रप्चर हो सकता है, ठीक है। बाउल में कहीं पैथोलॉजी तो भी स्प्लीन रप्चर हो सकता है और आपकी पैनक्रिया की जो टेल होती है वो आपकी स्प्लीन के साथ अटैच होती है, इसीलिए यहाँ पर स्प्लेनिक रप्चर आपको पैनक्रियास में भी देखने को मिलेगा। और लेफ्ट किडनी के भी कुछ पैथोलॉजीज होते हैं जिसकी वजह से स्प्लेनिक रप्चर या फिर स्प्लेनिक कम से कम इंजुरी होने के चांसेस होते हैं।
तो बेसिकली आपकी जो एब्डोमिनल चीजें हैं जो कि आपकी पेरीफेरी में, आपकी स्प्लीन के पेरीफेरी में प्रेजेंट है, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी स्प्लीन पे आता है। वही कॉजेस यहाँ पर डिस्कस किए। एक तो आपकी लेफ्ट लोअर रिब्स, नेक्स्ट है आपका हिमोथोरैक्स, आपकी लीवर की इंजुरीज, बॉवेल में कोई पैथोलॉजी है, पैनक्रियाज में कोई पैथोलॉजी है, या फिर लेफ्ट किडनी में कोई पैथोलॉजी है, तो स्प्लेनिक रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इंजुरी इज मोर कॉमन एंड सीवियर इन द एनलार्ज स्प्लीन। अब देखो नॉर्मल स्प्लीन आपको पाल्पेट भी नहीं होती, जब आप पाल्पेट करते हो तो नॉर्मल स्प्लीन पाल्पेट नहीं होती है। अगर पेशेंट में लार्ज स्प्लीन है यानी कि स्प्लीनोमेगाली है, तो उसमें ट्रॉमा के और रप्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्प्लीन। ठीक है। बेसिकली ये आपको स्प्लीनोमेगाली कहाँ मिलती है? एक तो मलेरिया है। ठीक है। ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगाली कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे मलेरिया जैसे डिसीजेस यहाँ पे एंडेमिक होते हैं। ठीक है। तो उस समय पे भी आपको यहाँ पे स्प्लीनोमेगाली दिखती है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जिसे हम लोग मोनो कहते हैं, ठीक है, मोनो में भी आपको स्प्लीनोमेगाली नजर आती है। तो ऐसे पेशेंट में इंजुरी या फिर आपकी ट्रॉमा या फिर स्प्लीन रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो आपका ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है वो भी एक कॉज होता है आपकी स्प्लीन रप्चर होने में। ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉजेस है जो आपको क्लियरली याद रखने हैं, जैसे कि आरटीए है, ब्लंट इंजुरी है, पेनिट्रेटिंग या फिर स्टैब इंजुरी होती है, लोअर रिब्स का जो फ्रैक्चर होता है वो कॉज होता है हिमोथोरैक्स है, आपके लीवर में अगर कोई इंजुरी होती है तो बॉवेल का पैथोलॉजी और आपकी टेल ऑफ द पैनक्रिया, उसके साथ किडनी की भी पैथोलॉजी। ठीक है। और आपका जो स्प्लीन रप्चर का प्रमाण है या फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉर्मल स्प्लीन से ज्यादा डिसीज स्प्लीन में होती है। डिसीज स्प्लीन कहाँ पे मिलता है आपको? एक तो मलेरिया में मिलेगा, ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगाली मिलती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी यहाँ पर होता है, और कोई सार्कोमास लिम्फोमास में प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड डिसऑर्डर है, उसमें भी स्प्लीनोमेगाली होती है। उस समय पे भी रप्चर के चांसेस ज्यादा होंगे, और ब्लड एब्डोमिनल ट्रॉमा ये भी एक कॉज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी टाइप्स ऑफ इंजुरी। अब ये जो टाइप्स ऑफ इंजुरी है इसमें आपको ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये जो स्प्लीन की रप्चर होने की या फिर ट्रॉमा या फिर इंजुरी होने की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ हो रही है उसके ऊपर इसके टाइप्स डिपेंड करेंगे या फिर इंजुरी के टाइप्स डिपेंड करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ग्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ग्रेडिंग होती है उसकी, वहां पे हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसके हम लोग 5 ग्रेड करते हैं। ठीक है। 5 ग्रेड हम लोग सीखते हैं आपकी स्प्लेनिक रप्चर के। ठीक है। 5 ग्रेड होते हैं। पहला ग्रेड क्या कहता है? पहला ग्रेड कहता है अगर पेशेंट की स्प्लीन में नॉन एक्सपांडिंग सब कैप्सुलर हेमाटोमा, नॉन एक्सपैंडिंग सब कैप्सुलर हेमाटोमा विच कवर लेस देन 10% ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है। सरफेस एरिया। अब इसको समझने के लिए आपको मैं ये डायग्राम दिखा देता हूँ। पहला आप ये पॉइंट समझ लो। पहला है आपका जो ग्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, 5 ग्रेड हम लोग करते हैं। पहला ग्रेड क्या है? नॉन एक्सपैंडिंग सब कैप्सुलर हेमाटोमा विच कवर लेस देन 10% ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है। तो ऐसा हेमाटोमा मान लो ये आपका स्प्लीन का कवरिंग है। ठीक है। ये पूरी स्प्लीन है मान लो, और उसमें अगर ये जो हिमाटोमा हुआ ये आपके कैप्सूल के अंदर है, लेकिन इसने लेस देन 10% सरफेस एरिया कवर कर चुका है, और ये नॉन एक्सपैंडिंग है। ठीक है। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन एक्सपैंडिंग है। ठीक है। ये यहाँ पे पहला फैक्टर हुआ। दूसरा जो फैक्टर होता है, मान लो कोई लैसरेशन होता है। ठीक है। आपके कैप्सूल में कोई लैसरेशन होता है, लैसरेशन अगर हो रहा है तो उसका जो डीपनेस है या फिर उसकी डेप्थ है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये नॉन ब्लीडिंग होना चाहिए। नॉन ब्लीडिंग लैसरेशन विच हैविंग लेस देन 1 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ। ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला ग्रेड। अब इसे समझते हैं डायग्राम से। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें ये जो मार्क किया है, दिस इज अ सब कैप्सुलर हेमाटोमा। ठीक है। तो ये आपका आउटर कैप्सूल है, और कैप्सूल के अंदर और आपका जो पैरेन्काइमा है इसके दोनों के इंटरवल या फिर जो स्पेस होती है उसे हम लोग सब कैप्सुलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हिमाटोमा हो रहा है जिसकी वजह से आपका लेस देन 10%, ठीक है, तो मान लो ये 10% है या फिर इसका लेस देन 10% एरिया कवर कर लेता है, ये आपकी ग्रेड 1 में आता है।
नेक्स्ट फैक्टर क्या बताया कि जो लैसरेशन हुआ है, पर यहाँ पे भी लैसरेशन आप देख रहे हो, ये कैप्सूल का पूरा लैसरेशन हुआ है, लैसरेटेड वुंड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये लेस देन 1 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ है तो ये आपकी ग्रेड 1 में आएगा। ठीक है, अब समझते हैं ग्रेड 2 को। ठीक है, ग्रेड 2 क्या कहता है आपका? ग्रेड 2 कहता है कि जो आपका नॉन एक्सपांडिंग, ठीक है, यहां पर भी आपका ये नॉन एक्सपांडिंग ही रहेगा, नॉन एक्सपांडिंग सब कैप्सुलर हेमाटोमा विच हैविंग 10 to 15%, ठीक है, 10 to 50% सरफेस एरिया। आपकी सब कैप्सुलर हेमाटोमा में 10 to 50% अगर सरफेस एरिया ये कवर कर रहा है, उसके साथ और क्या फैक्टर ऐड होता है? उसके साथ ऐड होता है आपका जो लैसरेशन है, इसकी डीपनेस 1 to 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है, 1 to 3 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ। और तीसरा एक फैक्टर ऐड होता है यहाँ पे, जो इंट्रा पैरेन्काइमल हेमाटोमा, यानी कि सब कैप्सुलर हेमाटोमा तो है, लेकिन उसके साथ आपकी स्प्लीन का पैरेन्काइमा भी इन्वॉल्व होता है, इंट्रा पैरेन्काइमल हेमाटोमा विच हैविंग लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ थिकनेस डायमीटर। ठीक है, तो आपके पैरेन्काइमा के अंदर एक हेमाटोमा जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जिसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर से कम है, और आपका जो एक नॉन एक्सपैंडिंग हेमाटोमा जो कि सब कैप्सुलर रीजन में, उसका यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 15% सरफेस एरिया ये कवर कर रहा है। और तीसरा फैक्टर आता है जो आपका लैसरेशन हुआ है आपके कैप्सुलर रीजन में, वहां पे आपको 1 to 3 सेंटीमीटर का डेप्थ मिलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो डीपनेस हुआ है इसमें कोई आपका ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या फिर कोई वेसल्स होती है जिसे हम लोग ट्राइबुकुलर वेसल्स कहते हैं, जो स्प्लीन को सप्लाई करती है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है, वो होता है आपका ग्रेड 2। अब ये जो ग्रेडिंग हम लोग सीख रहे हैं, तो ग्रेडिंग में हमें यहाँ पे जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें फायदा होता है, इसीलिए हम लोगों को ये ग्रेडिंग समझना है। तो बेसिकली ग्रेड 2 क्या कहता है कि आपका ऑलमोस्ट ये 50% सरफेस एरिया इसने पूरा कवर कर लिया आपकी सब कैप्सुलर हेमाटोमा ने। ठीक है, ये आपका 10 to 50% हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये नॉन एक्सपेंडिंग है, यहीं पे रुक गया है। दूसरा फैक्टर क्या बताया कि जो लैसरेशन हुआ है उसकी जो डीपनेस है 1 to 3 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन इसमें कोई ट्राबेकुलर वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट फैक्टर क्या बताया कि आपकी जो पैरेन्काइमा है उसमें भी हेमाटोमा है, लेकिन उसकी जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, ये हुआ आपका सेकेंड ग्रेड। अब थर्ड ग्रेड को समझते हैं। ग्रेड 3 क्या कहलाता है? ग्रेड 3 होता है आपका जो सब कैप्सुलर हेमाटोमा है। ठीक है, जो सब कैप्सुलर हेमाटोमा है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा सरफेस, होल सरफेस कवर्ड। ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 50%। ठीक है, ग्रेटर देन 50% अगर ये कवर कर रहा है और ये एक्सपांडिंग होता है, तो पहले 2 ग्रेड में आपको ये नॉन एक्सपांडिंग मिलता है, और 50% से ज्यादा अगर बढ़ रहा है और वो एक्सपांड होते जा रहा है तो आपका वो ग्रेड 3 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर आता है ग्रेड 3 में आपका यहाँ पे, एक तो ये जो इंट्रा पैरेन्काइमल हेमाटोमा था वो यहाँ पे रप्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो रप्चर्ड इंट्रा पैरेन्काइमल हेमाटोमा ये यहाँ पे रप्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो लैसरेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, जो लैसरेशन था जिसकी हम लोग यहाँ पे डेप्थ कितनी कंसीडर कर रहे थे ग्रेड सेकंड में, 1 to 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगी, ये ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर along with trauma or bleeding through trabecular vessels, यानी कि आपके ट्राइबेकुलर वेसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये कहलाएगा ग्रेड 3। अब यहाँ पे जैसे डायग्राम है,
ये आपका जो एरिया था, जो सरफेस एरिया था, जो सेकंड ग्रेड में 50% तक आ रहा था, अगर ये 50% से यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, या फिर ये पूरा कवर कर रहा है आपका सरफेस एरिया, तो उसे हम लोग ग्रेड 3 मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, जो लैसरेशन था वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज क्या है, इसमें आपके ट्राबेकुलर वेसल्स इन्वॉल्व हो गए, यानी कि यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड ग्रेड। और जो इंट्रा पैरेन्काइमल हेमाटोमा था उसमें रप्चर आने के चांसेस होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेड 3। अब ग्रेड 4 में क्या होता है, ग्रेड 4 में जो पूरा सरफेस एरिया है सब कैप्सुलर हेमाटोमस वो तो पूरा कवर्ड हो गया। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका हाइलार रीजन होता है, ठीक है, हाइलार रीजन में यहाँ पे लैसरेशन होना या फिर ब्रेक होना, ये आपकी ग्रेड 4 में आता है। ठीक है, तो लैसरेशन एट हाइलार रीजन, और ये जो हाइलार रीजन का लैसरेशन है उसमें आपकी लेस दैन 25% डीवस्कुलराइजेशन, यानी कि यहाँ पे जितनी भी वेसल्स है उसका डीवस्कुलराइजेशन होता है, लेकिन उसमें आपके सिर्फ 25% की वेसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका ग्रेड 4। लेकिन ग्रेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वर्स्ट कंडीशन होती है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो हाइलम का एरिया है ऑलमोस्ट आपकी स्प्लीन से सेपरेट हो चुका है। इसमें कंप्लीट डीवस्कुलराइजेशन ऑफ वेसल्स मिलता है आपको। उसमें आपकी जो स्प्लीन होती है वो भी पूरी एवल्स होती है। ठीक है, एवल्स या फिर शटर्ड स्प्लीन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, शटर्ड स्प्लीन एंड कंप्लीट devascularization at hilar region, vascularization at hilar region। ठीक है, तो ये 5 ग्रेड आपकी स्प्लेनिक रप्चर के होते हैं। ठीक है, तो 5 ग्रेड को आपको क्लियरली याद रखना है। फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, सेकंड ग्रेड तक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे इसका ग्रेडिंग बढ़ेगा आपके कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली बढ़ेंगे। जो 5th ग्रेड होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर सीवियर होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग भी उतना ही होता है और आपको पेशेंट मैनेज करने में भी उतनी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं आपकी स्प्लेनिक इंजुरी के टाइप्स को। कितनी टाइप्स की हो सकती है। पहला आपका स्प्लेनिक सब कैप्सुलर हिमेटोमा। तो जो हमने ऑलरेडी सीखा है कि जो स्प्लेनिक सब कैप्सुलर हिमेटोमा होता है वो आपका जो स्प्लीन का पैरेन्काइमा उसके ऊपर जो कैप्सूल है उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये पूरा कैप्सूल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरा हेमाटोमा है आपका, इसे हम लोग सब कैप्सुलर हेमाटोमा कहते हैं। तो ये एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप क्या है, क्लीन इंसाइज्ड वुंड ओवर द सरफेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो इंसाइज्ड वुंड है ये टोटली क्लीन है। ठीक है, तो इसमें एक शार्प आपको दिखेगा, शार्पनेस दिखेगा। ये शार्पनेस जो होता है वो सेकंड ग्रेड में आता है या फिर सेकंड टाइप में आता है। तीसरा है लैसरेटेड, तो लैसरेशन होना जो कि आपकी कैप्सूल में है। ठीक है, जो आपका कैप्सूल है उसके साथ आपका स्प्लीन का जो पैरेन्काइमा है वो भी यहाँ पर लैसरेटेड हो रहा है। यहाँ पे क्लीन वुंड था, यहाँ पे लैसरेटेड वुंड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्लेनिक हाइलर इंजुरी, जो यहाँ पर दिख रहा है ये है आपका स्प्लेनिक हाइलर इंजुरी। जो हमने ग्रेडिंग्स पढ़े उसमें हमने हाइलर इंजुरी के 2 टाइप्स देखे। जो 4th ग्रेड था उसमें आपकी हाइलर इंजुरी हो रही थी, लेकिन जो डीवस्कुलराइजेशन हो रहा था वो लेस देन 25% था। लेकिन जो नेक्स्ट था यानी कि आपका 5th ग्रेड है उसमें ऑलमोस्ट पूरा डीवस्कुलराइजेशन होता है और आपकी हाइलर रीजन की जो भी वेसल्स होती है ऑलमोस्ट पूरी तरह से यहाँ पर अलग हो जाती है, स्प्लीन सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्प्लेनिक हाइलर इंजुरी। नेक्स्ट है आपका स्प्लेनिक इंजुरी एसोसिएटेड विद द अदर ऑर्गन। अब यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है कि अगर मान लो कोई पेशेंट आरटीए का है जिसमें आपको स्प्लेनिक इंजुरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ स्प्लीन ही इन्वॉल्व है, बाकी के भी अगर ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे तो वो होता है आपका 5th टाइप। ठीक है, बाकी के ऑर्गन क्या मतलब, अगर लेफ्ट किडनी इन्वॉल्व हो रही है, लेफ्ट लंग इन्वॉल्व हो रहा है, लीवर में इंजुरी है, आपके पैनक्रिया में भी इंजुरी है, तो ये मल्टी ऑर्गन इंजुरी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, उसे हम लोग 5th कैटेगरी में यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो 4 कैटेगरी मेनली आपको याद रखनी है। पहले जिसमें आपका हिमेटोमा हो रहा है, नेक्स्ट में आपकी जो वुंड है वो पूरी तरह से क्लीन वुंड है, तीसरी कैटेगरी में या फिर तीसरे टाइप में आपका लैसरेशन हो रहा है, और चौथे टाइप में आपका पूरा हाइलर इंजुरी होता है जो कि मोस्ट सीवियर या फिर जिसे हम लोग फेटल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंजुरी के टाइप आपको याद रखते हैं। 5th इंजुरी का टाइप हम लोग कंसिडर करते हैं जिसमें आपकी एसोसिएटेड अदर ऑर्गन इंजुरी भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन कैसा होगा। जो भी यहाँ पे आपके पास पेशेंट आता है स्प्लेनिक इंजुरी का, वो एक तो आपका कोई पैथोलॉजिकल इंजुरी का या फिर पैथोलॉजिकल स्प्लीन जहाँ पे होती है वो एक पेशेंट हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजुरी का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन कॉज, डिपेंड अपॉन इटियोलॉजी आपके फीचर्स थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो स्प्लीन में अगर रप्चर होता है तो क्या क्या सिम्टम आपको देखने हैं। पहला आपका अगर हाइलर इंजुरी है विच प्रेजेंट विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द शॉक। अब जो आपकी हाइलर इंजुरी है जहां पे आपकी पूरी वेसल्स आपके स्प्लीन में एंटर करती है, जहां से बाहर निकलती है, वो आपका हाइलर रीजन होता है, बराबर। तो वहां पर अगर कोई इंजुरी हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सीवियर ब्लीडिंग होगा। ठीक है, मैसिव ब्लीडिंग होता है, और ऐसे टाइम पे पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ शॉक, अब इसमें फीचर्स क्या क्या दिखेंगे आपको। एक तो टैकीकार्डिया होगा आपका। ठीक है, टैकीकार्डिया, पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर लोवर्ड, या फिर जिसे आप लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट में पैलरनेस दिखेगा क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पेशेंट में रेस्टलेसनेस नजर आएगा आपको, रेस्टलेसनेस होगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स या फिर शॉक के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर हाइलर इंजुरी है तो। ठीक है, एंड द पेशेंट डिटेरियोरेट्स फास्ट, मतलब पेशेंट बहुत जल्दी खराब होते हैं ऐसे जिसमें हाइलर इंजुरी होती है। ये पहला प्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, इवन डेथ कैन ऑकर समटाइम, अगर पेशेंट में मैनेजमेंट जल्दी नहीं हुआ, इमरजेंसी लैप्रोटोमी करके स्प्लेनेक्टोमी नहीं किए, वो ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं किए, उस समय पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ऐसे टाइम पे आपको इमरजेंसी लैप्रोटोमी करनी पड़ती है। ठीक है, इमरजेंसी लैप्रोटोमी, ओपन एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग स्प्लीन निकाल देते हैं जिसे हम लोग स्प्लेनेक्टोमी कहते हैं, और जो हाइलर वेसल्स है उसको हम लोग सील कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैनेजमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, क्योंकि पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जल्दी नजर आता है, आपके फीचर्स भी उसी तरह से बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ शॉक। जैसे कि मैंने बताया कि आपके फीचर्स ऑफ शॉक क्या हो सकते हैं, टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, पेशेंट में आपको हाइपोटेंशन दिखेगा। ये सारे शॉक के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। पेशेंट में पेन होगा, जो भी ब्लीडिंग हो रहा है। अब पेशेंट में ये तो पूरा आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है, यानी कि आपका जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें ब्लड कलेक्ट होगा, तो पेशेंट में आपका यहाँ पे हीमोपेरिटोनियम डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, हीमोपेरिटोनियम। ठीक है, हीमोपेरिटोनियम की वजह से पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेशेंट में एब्डोमिनल पेन भी होगा। अब इतना ट्रॉमा हुआ तो ऑब्वियसली पेन फीचर तो आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, पेन है, टेंडरनेस होगा पेशेंट में आपके एब्डोमिनल टेंडरनेस होता है, एब्डोमिनल रिजिडिटी होती है, और ये पूरे फीचर्स कहाँ होते हैं, आपके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका स्प्लीन जहां पे प्रेजेंट है पहले प्रेजेंटेशन वही मिलेगा, बाकी जो हिमोथोरैक्स हो गया वो पूरा ऑल ओवर एब्डोमेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन विच प्रेजेंट ड्यू टू द हीमोपेरिटोनियम। एब्डोमिनल डिस्टेंशन किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे हीमोपेरिटोनियम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, बैलेंस साइन। अब ये जो बैलेंस साइन है इसका मतलब क्या होता है, जब आप असाइटिस के पेशेंट देखते हो जिसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यहाँ पर भी है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन असाइटिस में भी होता है, लेकिन जब भी आप असाइटिस को यहाँ पर असेस करते हो, जो हमने असाइटिस के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है, उसमें शिफ्टिंग डलनेस होती है। शिफ्टिंग डलनेस का मतलब क्या होगा कि पेशेंट में अगर आप पोजिशन चेंज करते हो और लेफ्ट डेक्यूबिटस से आप राइट डेक्यूबिटस में जब पेशेंट को लेते हो तो उस समय पे क्या होता है कि जो डलनेस होता है वो आपका शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जो स्प्लीनिक रप्चर के पेशेंट होता है जिसमें हिमोथोरैक्स हुआ है, उसमें जो शिफ्टिंग डलनेस असाइटिस में देखने को मिलता है वो यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि जो आपका परकशन आप करते हो उसमें आपको जो डलनेस साउंड सुनाई देता है वो आपका फिक्स्ड रहता है, वो शिफ्ट नहीं होता है, जिसे हम लोग फिक्स्ड डलनेस कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो साइन होता है उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस साइन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, बैलेंस साइन, यानी कि आपका शिफ्टिंग डलनेस एब्सेंट होता है। ठीक है, शिफ्टिंग डलनेस एब्सेंट ऑन परकशन। ठीक है, एब्सेंट ऑन परकशन। ठीक है, ये होगा आपका बैलेंस साइन। अब दूसरा है केयर साइन। अब ये केयर साइन क्या होता है, जब आपकी लेफ्ट साइड में अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि आपका स्प्लीन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, बराबर। अब अगर उसमें कोई ट्रॉमा हुआ, हीमोथोरैक्स होता है, तो आपकी फ्रेनिक नर्व में, फ्रेनिक नर्व और आपका डायफ्राम
लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम ये इरिटेट होता है, ठीक है, इसका इरिटेशन होता है। तो ये जब यहाँ पे फ्रेनिक नर्व को इरिटेट करता है तो ये क्या करता है, आपकी लेफ्ट शोल्डर में पेन क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब भी फ्रेनिक नर्व या फिर आपके डायफ्राम को ये इरिटेट करेगा तो आपको लेफ्ट शोल्डर में पेन देखने को मिलता है। ये पेन, इसे हम लोग कहते हैं केयर साइन, ठीक है। तो दो साइन आपको याद रखने, एक आपका बैलेंस साइन, दूसरा केयर साइन। बैलेंस साइन का मतलब क्या हुआ कि जो शिफ्टिंग डलनेस नॉर्मली आपको आसाइटिस में मिलती है वो स्प्लेनिक रप्चर में नहीं मिलती है। अगर वो डलनेस फिक्स जगह पे आपको मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट हाइपोक्वाड्रेंट में मिलता है, वो आपका बैलेंस साइन होता है। और अगर स्प्लेनिक रप्चर के साथ आपको शोल्डर पेन मिलता है तो आपका केयर साइन पॉजिटिव होता है। इन दोनों साइन से आप यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हो कि पेशेंट में स्प्लीन रप्चर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, देयर में भी लेफ्ट साइडेड हिमोथोरैक्स। अब ये हिमोथोरैक्स आपके अगर लेफ्ट साइड के रिब फ्रैक्चर है तो भी हिमोथोरैक्स हो सकता है, या फिर एसोसिएटेड हिमोथोरैक्स आपको स्प्लेनिक रप्चर में भी मिलेगा विद फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स। तो लेफ्ट साइड की रिब अगर फ्रैक्चर हो गई तो हिमोथोरैक्स भी यहाँ पर हो जाएगा। लेटेंट पीरियड ऑफ बैंडेड, ये क्या होता है, देखो कोई भी पेशेंट आपका अगर सब कैप्सुलर हेमाटोमा का है, मतलब ट्रॉमा हुआ है लेकिन यहाँ पे सिर्फ सब कैप्सुलर हेमाटोमा है, तो बेसिकली जो आपका सब कैप्सुलर हेमाटोमा था और ये आपका स्प्लीन का यहाँ पे कैप्सूल है, ठीक है, जिसमें हिमेटोमा हो रहा है, ठीक है। तो हिमेटोमा कैसे होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, बराबर। पहले थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये एक्सपांड करेगा, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, पूरा सरफेस एरिया ये कवर करेगा। तो जो टाइम इसको लगता है, यानी कि जैसे यहाँ पे हिमेटोमा स्टार्ट हुआ तो इन बिटवीन, जैसे कि यहाँ पे अगर हिमेटोमा डेवलप हो रहा है तो धीरे धीरे ये हिमेटोमा डेवलप होगा और पूरा कैप्सूल कवर करेगा। तो जो टाइम इसको लगता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट असिम्टोमेटिक होता है, इसमें पेशेंट में आपको कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है, ये जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट पीरियड ऑफ बैंडेड। तो बेसिकली लेटेंट पीरियड ऑफ बैंडेड क्या है, ये आपका एक इंटरवल है आपके सब कैप्सुलर हिमेटोमा का स्टार्ट होने से और वो पूरा एक्सपांड होने तक का जो टाइम पीरियड लगता है उसे हम लोग लेटेंट पीरियड ऑफ बैंडेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, पेशेंट में सूडो एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है एंड ट्रॉमेटिक स्प्लेनिक आर्टेरियोवेनस फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो बेसिकली ट्रॉमा अगर हो रहा है तो आपकी स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक आर्टरी के साथ यहाँ पर आर्टेरियोवेनस फिस्टुला भी डेवलप हो सकता है, या फिर ट्रॉमा की वजह से आपको सूडो एन्यूरिज्म भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ अदर एब्डोमिनल ऑर्गन इंजुरी में बी प्रेजेंट। अब बेसिकली अगर कोई आरटीआई का पेशेंट होता है तो स्प्लीन ही रप्चर नहीं होगा, अदर ऑर्गन्स भी रप्चर होते हुए दिखेंगे। तो वो जो स्प्लेनिक रप्चर के साथ बाकी के भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके भी फीचर्स आपको साथ में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आपके क्लिनिकल फीचर्स है या फिर इसका प्रेजेंटेशन होता है। जैसे पहला प्रेजेंटेशन अगर हाइलर इंजुरी तो शॉक होगा, इसमें आपको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, स्प्लीनेक्टोमी इमरजेंसी में करनी पड़ती है, ठीक है। फीचर्स ऑफ द शॉक, टेंडरनेस, एब्डोमिनल गार्डिंग और रिजिडिटी देखने को मिलेगी। डिस्टेंशन होगा एब्डोमिनल का क्योंकि यहाँ पे हिमोपेरिटोनियम डेवलप हो रहा है। बैलेंस साइन विदाउट शिफ्टिंग डलनेस, केयर साइन लेफ्ट शोल्डर पेन, देयर में भी लेफ्ट साइडेड हिमोथोरैक्स विद फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट रिब। लेटेंट पीरियड ऑफ बैंडेड, जो टाइम पीरियड आपके सब कैप्सुलर हिमेटोमा को डेवलप होने में लगता है उसे हम लोग लेटेंट पीरियड कहते हैं। सूडो एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है, उसके साथ साथ स्प्लेनिक आर्टेरियोवेनस फिस्टुला भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है और आपके बाकी के अदर ऑर्गन्स की भी इंजुरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसे पेशेंट में आपको इन्वेस्टिगेशन क्या करने, पहला यूजी एब्डोमेन, क्योंकि यूजी एब्डोमेन को टाइम कम लगता है, उसके साथ में ये चीपर होता है और ये हर जगह अवेलेबल होता है, इसलिए पहले आपको यूजी एब्डोमेन जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, आपको फीचर्स समझ में आ जाएंगे। सीबीसी क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे मैसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको एचबी प्रमाण देखना पड़ेगा, इसलिए आपको सीबीसी करना है। ब्लड ग्रुप किस लिए करना है, ब्लड ग्रुप इसलिए करना है क्योंकि पेशेंट में आपको मैसिव तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करना पड़ता है, इसका वॉल्यूम मेंटेन भी करना पड़ता है, इसलिए आपको ब्लड ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। सीटी स्कैन करना पड़ेगा, विल शो द स्प्लेनिक इंजुरी अलॉन्ग विद इट्स क्लास। तो जो हमने ग्रेड्स पढ़े उसके साथ में इसका क्लास यानी कि इसका टाइप क्या होगा, हाइलर इंजुरी है, कैप्सुलर इंजुरी है या फिर पैरेन्काइमल इंजुरी है, ये सारे क्लास आपको सीटी स्कैन में देखने को मिलेंगे। आपकी यूजी एब्डोमेन से ज्यादा इवेल्युएट नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपका यूजी एब्डोमेन ही रहना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, हर जगह अवेलेबल होता है और इसमें आपको पैसा भी कम खर्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाई। अब जब भी पेशेंट में यहाँ पे हिमोपेरिटोनियम हुआ, पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे
एसाइटिस टैपिंग करते हैं। सेम उसी तरह से हम लोगों को डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज भी करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रा अम्बिलिकल हम लोग इंसिजन लेते हैं। इंफ्रा अम्बिलिकल साइड पे हम लोग इंसिजन लेते हैं, उसमें से एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मैलकट कैथेटर यूज कर सकते हो, आपका यहाँ पे फुलिस कैथेटर यूज कर सकते हो। तो ये ट्यूब अगर आप इंसर्ट करते हो, उसमें आपको कम से कम 2 लीटर तक, मिनिमम 1 लीटर तक आपको यहाँ पे नॉर्मल सलाइन यानी कि क्रिस्टलाइन आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, या फिर इन्फ्यूज करना है। उसके बाद में यही फ्लूइड आपको अगेन ड्रेन भी करना है सेम साइड से, ठीक है। जब आप ये फ्लूइड ड्रेन करोगे तो इसे हम लोग कहते हैं लवाज। जैसे कि आप यहाँ पे कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है, जैसे स्टमक लवाज करते हो आप, सेम उसी तरह से आपको ये लवाज करना है, जिसमें ये फ्लूइड अगर ड्रेन हो रहा है तो इसको आप यहाँ पे स्टडी के लिए भेजोगे, ठीक है। तो इसका माइक्रोस्कोपिक और आपका एक ग्रॉस स्टडी होगा। इसमें आपको क्या क्या ढूंढना है, एक तो इसमें आपको देखना है कि इसमें ब्लड कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 10 ml ब्लड मिलता है आपको, तो वो यहाँ पे हिमोथोरैक्स या फिर आपका स्प्लेनिक रप्चर डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आपके जो आरबीसी का प्रमाण है, उसमें आपको आरबीसी भी देखने हैं। अगर ये आरबीसी 5 लाख से ऊपर है, ठीक है, मिनिमम 1 लाख तो होनी चाहिए, 1 लाख पर क्यूबिक mm ये होने चाहिए, ठीक है। अगर 1 लाख क्यूबिक mm से ऊपर होते हैं तो आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए कि आरबीसी अगर ज्यादा आपकी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है तो वो स्प्लेनिक रप्चर की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आपको देखना है, इसमें डब्ल्यूबीसी कितना है। अगर डब्ल्यूबीसी 500 पर mm³ से ऊपर है, ठीक है, तो ये आपका स्प्लेनिक रप्चर की वजह से हिमोथोरैक्स, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ऐसा यहाँ पर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है आपका जो आपकी पैनक्रिया की जो मेन यहाँ पर हम लोग एंजाइम्स देखते हैं, जैसे कि सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक लवाज देखते हैं, उसमें आपको अमाइलेज देखना है, ठीक है, अमाइलेज देखना है। अगर ये 175 से ऊपर होता है तो 175 मिलीग्राम पर DL अगर ये होता है तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये आपका स्प्लेनिक रप्चर का पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एंजियोग्राम देखना पड़ सकता है। एंजियोग्राम आप यहाँ पे कॉम्प्लिकेट स्टेज में नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको एंजियोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपकी एब्डोमिनल एओर्टा में अगर कोई एन्यूरिज्म डेवलप हो रहा है या फिर आपके स्प्लेनिक आर्टरी में कोई एन्यूरिज्म डेवलप हो रहा है तो आप एंजियोग्राम से यहाँ पर डायग्नोसिस कर सकते हो। एंजियोग्राम का आप स्टेंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली आपको करनी चाहिए। इसमें आपको मैनेजमेंट किस तरह से, सॉरी, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, ब्लड लॉस ज्यादा होगा, पेशेंट में हाइपोवॉलेमिया हो सकता है, डीआईसी क्रिएट हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, क्योंकि हिमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डिसीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। स्प्लेनिक आर्टरी का सूडो एन्यूरिज्म हो सकता है, स्प्लेनिक आर्टरी में फिस्टुला हो सकता है, प्रॉब्लम ऑफ एसोसिएटेड इंजुरीज लाइक द पैंक्रियास, तो पैंक्रियास को भी यहाँ पर इंजुरी हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन आपकी स्प्लेनिक रप्चर के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। तो बेसिकली अगर कोई स्प्लेन का रप्चर का पेशेंट आता है, अगर हाइलर इंजुरी, तो आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करना है, आपको पहले तो सेंट्रल लाइन डाल देनी है, यानी कि सीवीपी लाइन आपको यहाँ पर प्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैसिव तरह से ब्लड देना होता है, मैसिव तरह से आपको फ्लूइड यहाँ पे इन्फ्यूज करना होता है, इसीलिए आपको परफ्यूजन मेंटेन करने के लिए सीवीपी लाइन आपको डालनी पड़ेगी। सीवीपी लाइन कहीं पे भी डाल सकते हो, फिमोरल पे डाल सकते हो, आपकी जुगुलार डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन रहेगा ऑन टाइम कि आप कहाँ पे डाल रहे हो, लेकिन सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन आपको डालनी है, ठीक है। फॉर परफ्यूजन एंड मॉनिटरिंग के लिए भी ये काम आ सकती है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एज नीडेड, रिससिटेशन यूजिंग द क्रिस्टलॉइड लाइक द रिंगर लैक्टेट। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम मेंटेन करना है, वो आप ब्लड से कर सकते हो, क्रिस्टलॉइड से कर सकते हो। ब्लड लॉस ज्यादा है तो आपको ब्लड देना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए आप यहाँ पे RL का यानी कि रिंगर लैक्टेट का यूज करो, क्योंकि आपको पेशेंट में वॉल्यूम मेंटेन करना होता है, उसका पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एंटीबायोटिक कवरेज देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रॉमा है, मल्टीपल बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, इसलिए एंटीबायोटिक कवरेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक कवरेज आप आपके WBC के काउंट के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा हायर एंटीबायोटिक ही चूज करना है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। जैसे कि आपका पिप्रासिल, डाइज़ोवैक्टम हुआ, इमिपेनम, मेरोपेनम भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यूरिन आउटपुट देखना पड़ेगा। एसोसिएटेड इंजुरी की वजह से या फिर हाइपोवॉलेमिया की वजह से आपका किडनी शटडाउन भी हो सकता है, रीनल शटडाउन हो सकता है, इसलिए यूरिनरी कैथेटराइजेशन डाल के आपको यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है, ठीक है। यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है। 30 to 50 ml हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं,
30 to 50 ml पर आवर के हिसाब से आपका अगर आउटपुट आ रहा है तो आपकी किडनी इंजरी नहीं है। अगर लेकिन इससे कम आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं आपका जो यूरिन का यहाँ पर जो क्वांटिटी आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, इसका मतलब आपकी किडनी इंजरी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एस्पिरेशन, यानी कि आपका राइस ट्यूब डाल देना है पेशेंट में। आपका जो स्टमक है वो पूरा डिफ्लेट करके रखना है ताकि पेशेंट में जो स्प्लीन के ऊपर का प्रेशर है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिक प्राइमरी मैनेजमेंट करना चाहिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको तो जैसे कि हाइलर इंजरी, तो उसमें आपको इमरजेंसी स्प्लेनेक्टोमी करनी पड़ेगी। तो इमरजेंसी स्प्लेनेक्टोमी कैसे, कौन से कंडीशन में? पहला तो आपका हाइलर इंजरी है। ठीक है, हाइलर इंजरी, ठीक है, अवल्जन इंजरी है, अवल्जर इंजरी जो आपका स्टैब इंजरी होता है उसमें आपको अवल्जन इंजरी दिख सकती है। तो ये आपके दो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होते हैं। अगर पेशेंट जल्दी से जल्दी डिटोरेट हो रहा तो आपको इमरजेंसी स्प्लेनेक्टोमी करनी पड़ेगी। ठीक है, पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी भी कभी कभी करते हैं। जो पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी करते हैं उसमें जो स्प्लीन की कुछ वेसल्स होते हैं, ठीक है, स्प्लीन में जो वेसल सप्लाई करती है उसमें से कुछ पार्ट हम लोग रख देते हैं। ठीक है, वेसल का कुछ पार्ट आपके स्प्लीन को यहाँ पर रख देते हैं, इसलिए इसको हम लोग पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्लिनोरैफी, जो आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजुरीज होती है, आप स्प्लिनोरैफी से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। स्प्लिनोरैफी में आप क्या करते हो, जो वुंड हुआ है उसका डिब्राइडमेंट करते हो। ठीक है, उसमें डिब्राइडमेंट करते हो। नेक्स्ट सूचरिंग करते हो, आप फाइन तरह से सूचरिंग करनी पड़ेगी आपको। जो भी वुंड हुआ है वो अच्छी तरह से क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे एब्जॉर्बेबल मेश का भी यूज किया जाता है, एब्जॉर्बेबल मेश का भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे जेल फोम यूज होता है। ठीक है, जेल फोम जो कि आपका यहाँ पे ब्लड लॉस कम करने में हेल्प करता है। तो जेल फॉर्म डाल के आप यहाँ पे इसको सूचरिंग कर सकते हो। सूचरिंग फाइन तरह से होनी चाहिए, आपका जो वुंड है पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। उसमें आप ऑब्जर्वेबल मेश भी यूज कर सकते हो। अगर पेशेंट का जो वुंड है वो अगर डीप होता है तो आप मेश भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो मैनेजमेंट होता है स्प्लिनोरैपी का वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ही करना चाहिए। ग्रेड 3 के ऊपर आपको यहाँ पर स्प्लिनेक्टोमी का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खास इसमें नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट में। तो जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 की इंजुरीज होती है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 की इंजुरीज होती है उसमें पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, एसोसिएटेड इंजुरीज नहीं होती, मतलब सिर्फ स्प्लीन को ही इंजुरी हुई है और वो भी एक मिनिमम तरफ से है, यानी कि आपका सब कैप्सुलर हेमाटोमा वो भी 10% एरिया के साथ है। उसके बाद में जो यहाँ पे इंजुरी लैसरेटेड हुई है वो भी डीपनेस उसका बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम है। उस समय पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट में। अगर डिटोरेशन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट का एज भी मेंटेन्ड है, उसके बाद में पेशेंट में WBC काउंट अच्छा है, प्लेटलेट अच्छे हैं, उस समय पे हम लोग नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट यानी कि सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मॉनिटरिंग भी आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर पेशेंट में डिटोरेशन हुआ तो पेशेंट में आपको आईसीयू मैनेजमेंट ही लगने वाला। तो बेसिकली नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हम लोगों को डिसीजन जितना जल्दी ले सकेंगे उतना जल्दी अच्छा हो सकता है, इसलिए पेशेंट में यहाँ पर आईसीयू मैनेजमेंट जरूरी होता है अगर आप नॉन ऑपरेटिव तरह से यहाँ पर पेशेंट मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्प्लेनिक रप्चर को मैनेज करना चाहिए। आगे में हम लोग यहाँ पे स्प्लिनोमेगाली पढ़ेंगे, स्प्लिनोमेगाली के क्या कॉज हो सकते हैं, उसमें हम लोगों को कैसे प्लान करना चाहिए ट्रीटमेंट का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्प्लेनिक रप्चर का यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।